हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्टडी टूर विद RSR चैनल में स्वागत है। टॉप 3 करंट अफेयर सीरीज में आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। इस सीरीज के पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज के पार्ट 3 सेशन में हम 118 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। आज का सेशन लास्ट है और बेहद महत्वपूर्ण है, इसीलिए आज के सेशन को आप पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और आप में से जो लोग करंट अफेयर के नोट्स बना सकते हैं वे नोट्स बना लें। जो नोट नहीं बनाना चाहते हैं, इसी प्रकार से PDF के फॉर्म में टेस्ट प्राप्त करना चाहते हैं, वे ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल। इन टेस्ट की कीमत 50 रुपये निर्धारित की गई है। फीस इसलिए रखी गई है ताकि जिसने टाइप किया है टाइपिस्ट को उसकी पेमेंट दी जा सके, ठीक है। 50 रुपये इतनी कम फ़ी है कि आप आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपको 3 PDF उपलब्ध कराई जाएंगी और प्रत्येक में 100 क्वेश्चन रहेंगे। थर्ड वाली PDF में आपको 118 क्वेश्चंस मिलेंगे, कुल मिलाकर 318, ठीक है। क्लियर हो गया। और पढ़ने का सही तरीका यही है कि आप एक बार पढ़ लें, वीडियो देख लें, समझ लें, उसके बाद स्वयं की कितनी तैयारी है उसको टेस्ट करें। टेस्ट कैसे करेंगे? जब आपके पास टेस्ट होंगे तो ये टेस्ट प्राप्त करें और देखें कि आपकी तैयारी कैसी है करंट अफेयर्स की। आप जानते हैं जो परीक्षाएं अब हो रही हैं उनमें करंट अफेयर का वेटेज सबसे ज़्यादा है। पिछले वर्ष जो UP PCS की परीक्षा हुई थी उसमें 35 करंट अफेयर्स आए थे और 150 क्वेश्चन में 35 करंट अफेयर आना आप समझ सकते हैं, इसका वेटेज बेहद ज़्यादा है। GS तो आप लगातार 1-2 साल से कम पढ़ ही रहे होंगे, इससे भी ज़्यादा समय से पढ़ रहे होंगे, तो GS में बहुत ज़्यादा आप स्कोर नहीं कर सकते। लेकिन करंट अफेयर्स में आप आराम से 35 में से 30 या 32 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, अगर सही तरीके से पढ़ें, सही सोर्स से पढ़ें, ठीक है। तो 2-3 दिन बाहर टिक्की बतासे कम खाइए, चाय मत पीजिए, ठीक है। और 50 रुपये की इस PDF को परचेज कीजिए। और जैसा बताया, फीस अर्निंग के पर्पज़ से नहीं रखी गई है, टाइपिस्ट को पेमेंट करनी पड़ती है, बस इसीलिए इतनी कम फीस रखी गई है। क्लियर हो गया, ठीक है। इसके साथ आप फोकस करिए जो लेटेस्ट 3 महीने हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर के करंट अफेयर्स पर। एग्जाम में इन्हीं से पूछा जाएगा। जिनका हाल में हाईकोर्ट RO ARO या फिर UP PCS का एग्जाम है उनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जिनका लोअर PCS है वो भी इसमें शामिल है, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वे फोकस करें जुलाई के करंट अफेयर्स पर, अगस्त के और सेप्टेम्बर के, ठीक है। इस चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स के वीडियो लाए जाते हैं, आप चाहें तो उन्हें देख लें। आपने करंट अफेयर का स्तर देखा होगा कितना बढ़िया है, बिल्कुल एग्जाम के जैसा है। इसके साथ प्रयास किया जाएगा कि जुलाई, अगस्त और सितंबर के अलग से मंथली वीडियो बना दिए जाएं। फिलहाल आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस संस्था ने माई बॉडी इज़ माई ओन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो माई बॉडी इज़ माई ओन ये रिपोर्ट जारी की गई है UNFPA के द्वारा, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा, यानी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा, ठीक है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि केवल 55% महिलाएं अपनी पसंद के लिए सशक्त हैं, एम्पावर हैं, ठीक है। और 57 विकासशील देश ऐसे हैं जिनकी आधी महिलाओं को अपने शरीर के बारे में निर्णय करने की स्वतंत्रता नहीं है, उनमें भारत भी शामिल है। तो याद रखना है, ठीक है। केवल दुनिया की 55% महिलाएं सशक्त हैं कि वे अपनी डिसीजन खुद ले सकें, ठीक है। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? UNFPA के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाएगी, ठीक है। आगामी जो 2-3 एग्जाम है, किसी न किसी एग्जाम में आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम्स द्वारा जारी 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन 2020 की सूची में प्रथम स्थान पर किस भारतीय अभिनेता को रखा गया है? तो ये हैं सुशांत राजपूत, जिन्हें 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन 2020 की सूची में पहले स्थान पर रखा गया है, ठीक है। और विमेन की भी लिस्ट जारी की गई है अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम्स के द्वारा, जिसमें पहले स्थान पर रखा गया है रिया चक्रवर्ती को। तो इनका भी नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च नेहरू, तिब्बत और चीन पुस्तक के लेखक कौन है? ये किताब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। किताब किसके द्वारा लिखी गई है? अवतार सिंह भसीन के द्वारा, ठीक है। चीन के द्वारा जो विश्वासघात किया गया भारत के साथ, ठीक है, उसी के संबंध में एक किताब लिखी गई है अवतार सिंह भसीन के द्वारा, ठीक है। नेहरू, तिब्बत और चीन। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कौन बने हैं RBI के उप गवर्नर? आप जानते हैं एक मुख्य गवर्नर होते हैं और 4 होते हैं डिप्यूटी गवर्नर, ठीक है। तो इसमें उप गवर्नर यानी डिप्यूटी गवर्नर पूछा गया है। तो नाम क्या है इनका? इनका नाम है TV रविशंकर, ठीक है। ये बने हैं
भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर। ठीक है, इनके अलावा जो अन्य 3 उप गवर्नर हैं आरबीआई के, डिप्टी गवर्नर हैं, वे कौन कौन है तो नोट करेंगे। एम राजेश्वर राव, ठीक है, माइकल पात्रा, और नेक्स्ट है आपके महेश कुमार जैन। ठीक है, और चौथे कौन है टी रविशंकर। अगला प्रश्न है एस्पर्जर सिंड्रोम किस प्रकार का विकार है, तो ये है आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल विकार है। ठीक, क्लियर हो गया। एस्पर्जर सिंड्रोम को ASD के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के नाम से, तो ये ज़रूर याद रखेंगे, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में विश्व बैंक में भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने % की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है, तो पूछा गया है कि वर्ल्ड बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था में कितनी ग्रोथ को बताया, तो कितना बताया है 7.5%। ठीक है, 2022 में इतना हमारा ग्रोथ रेट रहेगा, ये बताया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अगला प्रश्न है E2025 किससे संबंधित है, ये पहल ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है मलेरिया के संचरण को रोकने के लिए। ठीक है, कब तक 2025 तक, और 25 देशों के द्वारा इस पहल को शुरू किया गया जिसमें भारत भी शामिल है, तो आपका उत्तर होगा मलेरिया से संबंधित है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया, तो ये हैं रमेश पुवार, पूर्व क्रिकेटर हैं, आप जानते हैं, ये बन गए हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच। अगला प्रश्न है किस देश ने भारत को P-81 पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दी है, तो ये है अमेरिका, जिसने भारत को P-81 पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दी है। ठीक है, ये P-81 जो आपका पेट्रोलिंग विमान है ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो बोइंग के द्वारा ये बनाया गया है। ठीक है, पेट्रोलिंग, पेट्रोल का मतलब पेट्रोल चलने वाला नहीं बल्कि पेट्रोलिंग करने वाला, यानी गश्ती करने वाला है। ठीक है, यानी ये क्या है, एक प्रकार का टोही विमान है, निगरानी करने वाला विमान है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने अपनी डिजिटल मुद्रा शुरू करने का निर्णय लिया है, आपके विकल्प हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, भारत या जापान, तो ये है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत भी इस ओर प्रयास कर रहा है, लेकिन भारत अभी इसके लिए रणनीति के चरण में है, यानी अभी ये रणनीति बना रहा है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका की रणनीति बन गई है और इसको इसने शुरू करने का निर्णय भी ले लिया है। अगला प्रश्न है दुनिया भर में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र को विनियमित करने वाला एकमात्र निकाय कौन सा है, तो इस निकाय का नाम है IAEA, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एकमात्र अंतर सरकारी फोरम है जो परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए काम करता है। ठीक है, रेगुलेटरी बॉडी है ये। नेक्स्ट है आपका तंबाकू विरोधी दिवस, एंटी टोबैको डे का आयोजन कौन करता है, तो किस दिन इसका आयोजन किया जाता है, आप जानते हैं 31 मई को। ठीक है, इसका आयोजन किया जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। 2021 की थीम क्या है, कमिट टू क्विट, याद रखेंगे कमिट टू क्विट, एंटी टोबैको डे जो कि 31 मई को मनाया जाता है उसकी थीम है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश में दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू को तैयार किया गया है, तो आपका उत्तर होगा, यहाँ पे लिखा नहीं है, विकल्प कुछ मिसिंग है, तो यहाँ पे लिखिए आप। ठीक है, क्या उत्तर होगा, जापान। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स शुरू किया है, तो ये देश है फ्रांस, जिसने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है। एग्जाम में आ सकता है एस्टर एक्स क्या है, तो आपका उत्तर होगा यह अंतरिक्ष में किया जाने वाला सैन्य अभ्यास है जिसे फ्रांस देश के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है हाल ही में रूस ने किस देश के साथ चांद पर स्पेस स्टेशन बनाने के लिए समझौता किया है, तो रूस ने चीन के साथ मिलकर समझौता किया है कि वह चांद पर एक स्पेस स्टेशन बनाएगा जो कि विश्व के सभी देशों के लिए खुला रहेगा। क्लियर हो गया, हाल ही में दोनों देशों के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में एक राज्य में 8 एयरपोर्ट स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया, तो ये हमारा राज्य उत्तर प्रदेश, जहां पर बन गए हैं कुल मिलाकर 8 एयरपोर्ट। 8वां कौन सा है, कुशीनगर वाला है। ठीक है, और कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, तो 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला भी यह भारत का पहला राज्य है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, हालांकि आप इसको ऑलरेडी जानते होंगे। अगला प्रश्न है 10 मार्च 2021 को भारत सरकार ने किसी देश का नया
मुख्य सांख्यिकीविद नियुक्त किया है? तो इनका नाम है जीपी सावंत, जो कि नए सांख्यिकीविद नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने स्थान लिया है डॉक्टर छत्रपति शिवाजी का। डॉक्टर छत्रपति शिवाजी के स्थान पर जीपी सावंत नए सांख्यिकीविद नियुक्त किए गए हैं। सही दिशा नामक यूएनओ के अभियान का लक्ष्य भारत में किसे बढ़ावा देना है? अभियान का नाम क्या है? अभियान का नाम है सही दिशा। ठीक है, इसे कौन आगे बढ़ा रहा है? तो आपका उत्तर होगा यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। किस लिए है? महिलाओं की आजीविका बढ़ाने के लिए। इसमें यूएनओ की यूएनडीपी और आइकिया फाउंडेशन मदद कर रही है। ठीक है, यह कार्यक्रम 5 वर्ष तक 5 राज्यों में 10 लाख महिलाओं को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराएगा। अब ये 5 राज्य कौन से हैं ये नोट कर लीजिए, साथ में नोट करिए कि 5 ही राज्यों में से संचालित किया जाएगा सही दिशा नामक अभियान को। कौन कौन से राज्य हैं? हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, दिल्ली। उत्तर प्रदेश नहीं है इसमें, ना ही बिहार है, ना ही मध्य प्रदेश है। ये समझ लेना है आपको। कौन कौन से राज्य हैं? दिल्ली, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा। ठीक है, 5 वर्ष का कार्यक्रम है, 5 राज्यों में चलाया जा रहा है। किसके द्वारा? यूएनडीपी और आइकिया के द्वारा। आइकिया। नेक्स्ट है काला नमक चावल या बुद्ध चावल, जो हाल ही में खबरों में था, किस भारतीय राज्य से जुड़ा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में इसकी एक खेप सिंगापुर को निर्यात की गई थी। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से। ठीक है, और ये सिद्धार्थनगर जिले का ही ओडोप है। आप जानते हैं ना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ये योजना काफ़ी अच्छे तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लागू की गई। प्रत्येक जिले से किसी ना किसी प्रोडक्ट को उस राज्य की पहचान बनाया गया। तो सिद्धार्थनगर की पहचान किसे बनाया गया? काला नमक चावल को, बुद्धा चावल को। और इसकी एक खेप कहाँ पर भेजी गई है? सिंगापुर में। ठीक है, सिद्धार्थनगर याद रखेंगे, सिंगापुर भी याद रखेंगे। इसे काला नमक चावल या बुद्ध चावल इसलिए कहा जाता है, इस चावल की खीर बनाकर, इस चावल का प्रसाद बनाकर बुद्ध भगवान ने अपने शिष्यों को बांटा था। और उन्होंने कहा था कि इस काले नमक चावल की जो खुशबू है वह आपको, जब भी आप इसका सेवन करेंगे भविष्य में, यह आपको याद दिलाएगा। ठीक है, किसकी याद दिलाएगा? बुद्ध की। ठीक है, उन्होंने कहा मेरी याद दिलाएगा। और इसीलिए जो बुद्ध भगवान को मानने वाले, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले देश हैं, वहाँ पर काले नमक चावल की जो ब्रांडिंग है वहाँ उसमें लिखा रहता है बुद्धा चावल। ठीक है, बोरी में जो बोरी पैक होती है ना, उस बैग में बड़ा बड़ा बुद्धा राइस लिखा रहता है। और ये क्या है? एक बिजनेस की स्ट्रैटेजी है। तो आप इसे याद रखेंगे, बुद्धा चावल इसका नाम रखा गया है। उत्तर प्रदेश से ये संबंधित है। किस जिले से? तो आपका उत्तर होगा सिद्धार्थ जिले से। ठीक है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है उसका। अगला प्रश्न, किस अरब देश ने महिलाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने की मंजूरी दी है? तो ये है सऊदी अरब, जिसने महिलाओं को सशस्त्र बलों में भी शामिल किया है। 2019 में इसने महिलाओं को सेना में शामिल करने की घोषणा की थी। सेना में पहले वह ग्राउंड वर्क करती थी, अब उनको सशस्त्र बलों में भी शामिल कर दिया गया है सऊदी अरब कंट्री के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, नासा और जर्मन एरोस्पेस सेंटर के हालिया अध्ययन के अनुसार पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुछ माइक्रोब किस ग्रह में जीवित रह सकते हैं? यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, होगा आपका माइक्रोब। ठीक है, जो पीडीएफ आपको उपलब्ध कराई जाएगी उस पर इसको करेक्ट करा दिया जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न की। नासा और जर्मनी एरोस्पेस सेंटर के हालिया अध्ययन के अनुसार पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुछ माइक्रोब मंगल ग्रह पर जीवित रह सकते हैं। शोधकर्ताओं ने मंगल ग्रह जैसी परिस्थितियों के लिए बैक्टीरिया और कवक को पृथ्वी के समताप मंडल में वैज्ञानिक गुब्बारे में लॉन्च कर एक नया परीक्षण किया। यह मंगल पर भविष्य के मिशन की सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता है, कदम है। क्लियर। अगला प्रश्न है, भारत की पहली अंडर सी सुरंग किस शहर में बनाई जाए? इसे कहाँ पर बनाया जा रहा है? मुंबई में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत की पहली समुद्र के नीचे सुरंग का निर्माण मुंबई में तटीय सड़क परियोजना के एक भाग के रूप में की जा रही है। इसे 2023 तक पूरा किया जाना है। तो उत्तर क्या होगा आपका? मुंबई। कब तक लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 2023 तक। बात करें इसकी लंबाई कितनी रहेगी, तो इसकी लंबाई रहेगी 2.07 किलोमीटर। ठीक है, और लगभग ये 1 किलोमीटर नीचे रहेगी, अरब सागर के नीचे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अगला महानिदेशक कौन बने हैं सौर संगठन के? तो आपका उत्तर होगा अजय माथुर। ये प्रश्न रिपीटेड है, ऑलरेडी हम इसे पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? आपका उत्तर होगा डेनमार्क में। डेनमार्क में लगभग 100 वर्ग
किलोमीटर के क्षेत्र में एक एनर्जी द्वीप बनाया जाएगा। यहाँ पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा, यानी ये सब तकनीक यहाँ पर लगाई जाएंगी और इसीलिए से नाम दिया गया है ऊर्जा द्वीप का, एनर्जी आइलैंड का। ठीक है, इस प्रकार डेनमार्क जो है वो दुनिया का ऐसा पहला द्वीप बन गया है जहाँ पर एनर्जी आइलैंड बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन ट्रेन डिब्बों को साफ करने वाली यूवी किरणों का, यूवी रेज का प्रयोग करने वाला पहला मेट्रो बना है? तो ये है आपका लखनऊ मेट्रो, जिसने अपनी जो मेट्रो ट्रेन के डिब्बे हैं उन्हें यूवी रेज के माध्यम से सैनिटाइज किया जब कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी भी ये सैनिटेशन का प्रोग्राम चल रहा है। अगला प्रश्न है, देश का पहला कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो ये हम बात कर लेते हैं कौन सा पहला गांव है, कौन सा राज्य है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, 100% ये कोरोना मुक्त है। इसके बाद बात करते हैं पहला ऐसा गांव कौन सा जिसमें 100% वैक्सीनेशन किया गया, तो वो आपका गांव था जम्मू कश्मीर का वेयांग गांव। ठीक है, क्लियर हो गया। और कौन सी ऐसी यूटी थी? ठीक है, तो वो कौन थी? लद्दाख थी, जिसमें 100% वैक्सीनेशन किया गया। प्रश्न आ सकता है कि एक दिन में सबसे ज़्यादा किस शहर में वैक्सीनेशन किया गया? लगभग 2 लाख के ऊपर। तो आपका उत्तर होगा इंदौर। इंदौर देश का पहला ऐसा शहर है जहां पर एक दिन में सर्वाधिक वैक्सीन लगाए गए। नेक्स्ट आपका आ सकता है किस दिन से वैक्सीन लगना शुरू हुआ? तो 16 जनवरी से वैक्सीन लगना शुरू हुआ। पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें वैक्सीन लगाई गई 16 जनवरी को? तो आपका उत्तर होगा मनीष कुमार। क्लियर हो गया। ये सारे प्रश्न हैं, अगर आगे और याद आएंगे तो उनको भी लिखवा दिया जाएगा। अगला है, विश्व का वह पहला देश कौन सा है जिसमें जीन संशोधित गेहूं की फसल को मान्यता दी गई है? आपके विकल्प अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना है और इनमें सही उत्तर आपका अर्जेंटीना होगा। विश्व का पहला देश अर्जेंटीना है जिसने सूखा प्रतिरोधी एवं जीन संशोधित गेहूं की खेती की अनुमति दी है। हाल में ही सिंगापुर ने भी चावल की अनुमति दी है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। एक बार इसको सर्च कर लीजिएगा, चावल का सिंगापुर है या स्विट्जरलैंड है, कन्फ्यूजन हो रही है। अगला प्रश्न है, विभिन्न सैन्य अभ्यास के क्रम में कौन सा सुसंगत नहीं है? कौन सा इसमें सुसंगत नहीं है आपको बताना है। तो एक एक करके एक्सरसाइज को हम लोग देख लेते हैं। पहला है नसीम अल बहर, भारत और ओमान के बीच इसका आयोजन किया जाता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका जायर अल बहर, भारत और ईरान के बीच इसका आयोजन नहीं होता है बल्कि भारत और कतर के बीच इसका आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पर होगा कतर, यही आपका सुमेलित नहीं है। तीसरा वाला अजय वॉरियर, भारत और ब्रिटेन के बीच होता है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका पैसेज एक्सरसाइज, ये भारत और अमेरिका के बीच होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। कौन सा आपका सही नहीं है? जायर अल बहर, ये किसके बीच होता है? भारत और कतर के बीच। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित योजना का अभियान एवं उनकी प्राप्ति के जो योजनाएं हैं वो अभियान आपको देखने हैं, उनकी प्राप्ति के वर्ष जो निर्धारित किए गए हैं उसमें समझना है कौन सा आपका सही नहीं है। ठीक है, तो किसानों की आय दोगुनी हमें कब तक करनी है? 2022 तक करनी है, आप ये जानते हैं। नेक्स्ट है सभी को आवास उपलब्ध कराने की घोषणा, 2022 तक ही इस लक्ष्य की प्राप्ति हमें करनी, ये भी सही है। हर घर में जो नल से जल योजना है ये 2022 तक नहीं बल्कि लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2024 तक, इसको करेक्ट कर लीजिए। इसी प्रकार से प्रश्न एग्जाम में आएंगे तो ये ज़रूर ध्यान से समझें। ये बहुत चर्चित रहने वाली सभी स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं और आपके लिए महत्वपूर्ण है। और आर्थिकी में इसी प्रकार की कई योजनाएं दी गई थी जिसका वीडियो बनाकर ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, आप प्लेलिस्ट चेक करिए आर्थिकी की, आपको वहाँ पर ये वीडियो मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका है सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति, ये इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया वर्ष 2022 तक। आगे इससे संबंधित करंट अफेयर हमने कवर किया है क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फेम इंडिया योजना किस क्षेत्र के कारण चर्चा में है, किस क्षेत्र से ये संबंधित है? तो फेम योजना किससे संबंधित है? ये संबंधित है इलेक्ट्रॉनिक वाहन से, ठीक है, ईवी से ये संबंधित है। और इसकी कब शुरुआत की गई थी? 2015 में इसे शुरू किया गया था। इसका जो पहला चरण है 2015 से 2019 तक चल रहा है, दूसरा चरण जो है वो शुरू होगा 2021 से 2022 के बीच। ठीक है, क्लियर हो गया। तो फेम इंडिया किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉनिक वाहन से संबंधित है, यानी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किस महापुरुष के नाम पर रख दिया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट है, इनका नाम रखा गया है किसके नाम पर?
छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर। तो यहाँ पर नोट करेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा आगरा स्थित मुगल म्यूजियम का नामकरण छत्रपति शिवाजी के नाम पर कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत विश्व के किन देशों के साथ मिलकर 5G तकनीकों पर काम कर रहा है? तो भारत ने हाल ही में किस किस देश के साथ समझौता किया? अमेरिका और इजराइल के साथ। आपका उत्तर होगा सी, दोनों करेक्ट है, ठीक है। मुख्य रूप से अमेरिका की कंपनियों ने तो भारत में रिलायंस के कई सारे शेयर भी खरीदे हैं, लगभग 9% की हिस्सेदारी खरीदी है। किस काम के लिए? 5G तकनीक को लाने के लिए। अगला प्रश्न है, किस राज्य में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो आपका उत्तर होगा केरला। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आप याद रखेंगे, एग्जाम में ये 100% पूछा जाएगा। केरल में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने संस्कृत पांडुलिपियों के लिए डिजिटल पुस्तकालय का निर्माण करने का निर्णय लिया है? आपके विकल्प है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तराखंड। तो आपका उत्तर होगा उत्तराखंड। आप जानते हैं, ठीक है, उत्तराखंड की जो संस्कृत भाषा है वह द्वितीय राजभाषा है और यहीं पर उत्तराखंड सरकार ने यह निर्णय लिया है कि संस्कृत पांडुलिपियों के लिए डिजिटल पुस्तकालय, डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। तो उत्तर क्या होगा? विकल्प डी, उत्तराखंड। नेक्स्ट है आपका, भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? कर्नाटक में। कर्नाटक में कहाँ पर? तो आपका उत्तर होगा कोपला में। और ये उस समय जब कोविड-19 चल रहा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस खिलौना विनिर्माण क्लस्टर की घोषणा की गई थी, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा उनकी आलोचना भी हुई थी कि कोविड-19 पैंडेमिक को कैसे रोका जाए, इस पर काम नहीं किया जा रहा है, बल्कि प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि हम खिलौने बनाएंगे। अगला प्रश्न है, किस देश के, ये सब मैंने इसलिए बताया ताकि आपको याद रहे एग्जाम में, ठीक है। किस देश के वैज्ञानिकों ने प्रकाश आधारित दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है? तो ये देश है आपका चाइना, ठीक है। चाइना की सरकारी मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार चीन के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर बना लिया है। यह सुपर कंप्यूटर की तुलना में अधिक तेजी से काम करेगा, ठीक है। जब से फुकागू लगभग 2-3 साल से पहले नंबर पर है, जब से पहले नंबर पर है, चाइना के जो कंप्यूटर्स हैं वो 2 या 3 साल से पहले नंबर पर नहीं आ रहे हैं, तब से ये काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में था और इसने अपने यहाँ की मीडिया के द्वारा ये घोषणा करवाई कि हमने क्वांटम कंप्यूटर बना लिया है जो दुनिया में सबसे तेज है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये है आपका स्विट्जरलैंड, ठीक है। इसने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है, जबकि बुर्का और मदरसों को बंद करने का निर्णय किसने लिया है? तो आपका उत्तर होगा श्रीलंका ने, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है, लगभग 1000 मदरसे बंद करवाए गए हैं श्रीलंका के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूरबाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है? KGMC के डॉक्टर हैं, ठीक है, और इन्हें भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की गई है। कौन सा राज्य प्रदान करता है भारत भारती सम्मान? तो आपका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। डॉक्टर सूरबाला जरूर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। तो ये हैं आपके विराट कोहली, जो कि दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने 100 मिलियन फॉलोअर्स पूरे किए इंस्टाग्राम पर। इसके साथ ही इंस्टाग्राम पर जितने भी एथलीट हैं, खिलाड़ी हैं विश्व में, उसमें अगर विराट कोहली की रैंकिंग देखी जाए तो वो 4थे नंबर पर आती है इनके फॉलोअर्स के मामले में। पहले नंबर पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं और अगर बात करें एशिया में तो एशिया में ये पहले नंबर पर हैं। ग्लोबल रैंकिंग इनकी कौन सी है? 4थी है। अगर हम सभी स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी हैं उनकी रैंकिंग निकालें तो, ठीक है, और क्रिकेटर में तो ये पहले हैं ही। अगला प्रश्न है, इसरो ने हाल ही में किस देश के एमेजोनिया 1 उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, लॉन्च किया है इसको? आपका उत्तर होगा ब्राज़ील, ठीक है। ब्राज़ील के एमेजोनिया 1 उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया है। क्लियर? ये क्या करेगा? ये सैटेलाइट अमेजोन जंगलों में वनों की कटाई की निगरानी करेगा, साथ ही कृषि विश्लेषण करेगा। इसका कार्यकाल 4 वर्ष का है। किस प्रक्षेपण वाहन के माध्यम से इसे लॉन्च किया गया? तो आपका उत्तर होगा PSLV C-51 के द्वारा। इंपॉर्टेंट है,
PSLV C-51 के द्वारा कुल 19 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया था। कहाँ से? सार से, श्रीहरिकोटा से, ठीक है, याद रहेगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र को शॉर्ट में सार बोलते हैं, वहीं से इसको लॉन्च किया गया था, जिसमें आपका एमेजोनिया 1 भी शामिल था और कुल मिलाकर 19 उपग्रह शामिल थे। इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आपको याद होगा कि स्पेस इंडिया ने भगवत गीता को SD कार्ड में रखकर इसी स्पेस व्हीकल से इसको भेजा था, ठीक है, और उसमें नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी अंकित थी। अगला प्रश्न है, भारत में महिलाओं को पूर्ण समान अधिकार देने की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 123वां, ठीक है। कुल मिलाकर 190 देशों को इस सूची में लिस्ट किया गया था, ठीक है, और ये किसके द्वारा जारी किया गया है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने ये जारी की है। इंडेक्स का रिपोर्ट का नाम क्या है? महिला कारोबार एवं कानून 2021, जिसमें बताया गया कि भारत का स्थान 190 देशों में 123वां है। पहले जो शीर्ष देश हैं वे कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पर है बेल्जियम, दूसरे नंबर पर है फ्रांस, फिर है आपका डेनमार्क। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो पहले स्थान पर रहा जम्मू कश्मीर। कमेंट बॉक्स में बताएंगे दूसरे स्थान पर कौन रहा, ठीक है। एग्जाम में दूसरा स्थान भी पूछा जाता है कि किसको हराकर जम्मू कश्मीर ने पहले स्थान पर खुद को काबिज किया। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में एक थाली एक तरकारी योजना की शुरुआत की गई? तो आपका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक थाली एक तरकारी योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य बुंदेलखंड के स्थानीय लोगों को हरी सब्जियों की आपूर्ति कम दामों में करवाना है। तो मुख्य रूप से कहाँ के लिए है? बुंदेलखंड के लिए है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ग्रां प्री फार्मूला 1 रेस का खिताब जीतकर 8वीं बार रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये कोई और नहीं बल्कि कौन है? लुइस हैमिल्टन, ठीक है। इन्होंने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 में रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टापेन को हराकर 8वीं बार ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत लिया है। तो इंपॉर्टेंट है, लुइस हैमिल्टन आप नाम याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन देश में पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहां पर स्थापित करेगा? तो देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा मथुरा उत्तर प्रदेश में। किसके द्वारा किया जाएगा ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपका उत्तर होगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा, ठीक है, IOCL के द्वारा। कहां पर? मथुरा में। ये देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस पूर्व महासचिव को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप इनका नाम याद रखेंगे। इनका नाम है बान की मून, जिन्हें आचरण आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। किसके आचरण आयोग का? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने किस राज्य के रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? आपका उत्तर होगा तेलंगाना के। तेलंगाना में है रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर और हाल ही में यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में कृषि उत्पाद निर्यातकों की सूची में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो इसे आप लगाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत को रखा गया है 9वें स्थान पर कृषि उत्पाद निर्यातकों की सूची में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये किसके द्वारा रखा गया है? विश्व व्यापार संगठन के द्वारा। ये हाल के 25 वर्षों के जो व्यापार के आंकड़े हैं उन्हीं रुझानों पर आधारित है। इसमें बताया गया कि जो भारत की वैश्विक कृषि निर्यात में भागीदारी है वह कितनी है? 3.1% है। एग्जाम में ये पूछा जाएगा, नोट कर लीजिए कितनी है वैश्विक जो व्यापार में भागीदारी है भारत की कृषि निर्यात में, वो कितनी है? 3.1%। इसीलिए भारत 9वें स्थान पर है। और अगर हम मीट और एडिबल मीट ऑफिल देखें, यानी मांस और खाद्य मांस देखें, तो उसमें भारत की जो हिस्सेदारी है विश्व में वह 4% की है, ठीक है। और भारत को 8वें पायदान पर रखा गया है। कृषि निर्यात के मामले में पहले नंबर पर है आपका यूरोपियन यूनियन, दूसरे नंबर पर अमेरिका है, फिर ब्राज़ील है, फिर चाइना है। भारत का स्थान कृषि उत्पाद में 9वां है, जबकि मांस और खाद्य मांस में, ठीक है, मीट में और अन्य मीट जो होते हैं उनमें किस नंबर पर है? उसमें है आपका 8वें नंबर पर। मीट में 4% की भागीदारी है और कृषि निर्यात में जो कृषि के प्रोडक्ट है, उत्पाद हैं, उसमें हमारी जो भागीदारी है वैश्विक निर्यात में वह 3.1% है। क्लियर? इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको इतने विस्तार से बताया गया है, बार बार बताया गया ताकि आपको यहीं पर याद हो जाए।
अगला प्रश्न है 2019 के लिए इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर में डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो इनका नाम है प्रमोद भगत। लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट है एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट्स ऑफ एन इंडियन जनरेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किताब लिखी गई है अशोक लवासा के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। एग्जाम में केवल एन ऑर्डिनरी लाइफ भी लिखकर आ सकता है, पूरा नाम हो सकता है ना लिखा हो, पोर्ट्रेट्स ऑफ एन इंडियन जनरेशन ये ना लिखा हो तो भी आप याद रखेंगे किताब अशोक लवासा के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्येक वर्ष फूड सेफ्टी डे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। इसे पहली बार कब मनाया गया था? तो इसे पहली बार मनाया गया था वर्ष 2019 में। नया दिवस है इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए याद रखेंगे, ठीक है। 2019 में पहली बार मनाया गया। 2021 का जो आयोजन था इसका, यह तीसरा आयोजन था, ठीक। थीम क्या है इस बार की? तो नोट करेंगे, स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित भोजन, सेफ फूड फॉर टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। नोट करिए, सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो इसकी थीम है, ठीक है। किसके द्वारा इसे अपनाया गया, कि कौन इसको मनाता है? तो आपका उत्तर होगा संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूएन जनरल असेंबली, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय शिक्षक रंजीत सिंह रिसाले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह 2020 में ग्लोबल टीचर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय हैं। दूसरा कथन कह रहा है रंजीत सिंह रिसाले को जून 2021 से लेकर जून 2024 तक विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। आपको इन कथनों के आधार पर सही विकल्प का चुनाव करना है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि 2020 में इन्हें ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया था, बिल्कुल सही है, लेकिन ये दूसरे नहीं बल्कि पहले भारतीय हैं, ठीक है। और ये दूसरा बिल्कुल सही है, रंजीत सिंह रिसाले को विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है जून 2021 से लेकर 2024 तक के कार्यकाल के लिए। तो आपका दूसरा वाला पॉइंट बिल्कुल सही है, इसमें दूसरे की जगह पहला होगा, तो आपका उत्तर होगा विकल्प बी, केवल 2, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कृत्रिम कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने के लिए स्विट्जरलैंड 13 जून को जनमत संग्रह कराने जा रहा है। जनमत संग्रह हो चुका है, ठीक है। इससे पहले कौन सा देश कृत्रिम कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगा चुका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीएस में ये प्रश्न आ जाएगा, तो आपका उत्तर क्या होगा? कौन सा देश है जिसने सबसे पहले प्रतिबंध लगाया था कीटनाशकों पर? तो आपका उत्तर होगा भूटान। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस जुलाई में ब्लू ओरिजिन के पहले मानव अंतरिक्ष यान में उड़ान भरी। उस यान का नाम क्या है? ये स्पेस रिसर्च एजेंसी का नाम है ब्लू ओरिजिन। इसका जो यान था जिसमें अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस ने उड़ान भरी थी, उस यान का नाम है न्यू शेफर्ड। इसको आप याद रखेंगे, एग्जाम में ये पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट है आपका, किस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया? उनका नाम आपको बताना है। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है डिंको नंगगोम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैरी कॉम जैसे स्टार बॉक्सर के रोल मॉडल रहे हैं। 1998 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2013 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था और हाल ही में इनका निधन हो गया। मणिपुर के ये रहने वाले थे। क्या थे? किस से जुड़े हुए थे? तो आपका उत्तर होगा किस खेल से जुड़े थे? तो आपका उत्तर होगा बॉक्सिंग से, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में यही पूछा था, किस खेल विधा से जुड़े थे, किस क्षेत्र से जुड़े थे। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य को एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपका उत्तर होगा मध्य प्रदेश को। क्लियर। नेक्स्ट है, इसमें एक पॉइंट और नोट करिए, अगर पूछा है सबसे ज़्यादा सुधार किसने किया, तो आपका सुधार के मामले में हिमाचल प्रदेश पहले नंबर पर है। शीर्ष स्थान तो मध्य प्रदेश को ही मिला है, लेकिन सबसे ज़्यादा एनीमिया मुक्त स्टेटस पाने के लिए सुधार किसने किया? तो आपका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश ने। 18-19 की जो रैंकिंग थी उसमें इसका स्थान 18वां था, ठीक है, वर्ष 2018 में। और अब इसका जो 2020-21 की रिपोर्ट में स्थान इसको कितना मिला है? तीसरा मिला है। पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है, फिर उड़ीसा है, फिर हिमाचल प्रदेश है। तो अगर सर्वाधिक सुधार पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ते हुए 74 स्ट्राइक के साथ दूसरे सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है सुनील छेत्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखेंगे। इन्हें कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है
और इन्होंने अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को छोड़ते हुए 74 स्ट्राइक के साथ दूसरे सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने का गौरव प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक इकोसॉक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन कह रहा है यह संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और जिनेवा में है, ठीक है। और तीसरा कह रहा है कि इसका कार्यकाल 2022 से लेकर 2024 तक है। भारत को एशिया पैसिफिक क्षेत्र से चुना गया है। तो पहले बात करेंगे पहले कथन के बारे में, बिल्कुल सही है। सतत विकास के प्रमुख 3 जो क्षेत्र हैं, आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय, इन सभी क्षेत्र में विकास के लिए कार्य करता है इकोसॉक, ठीक है। इकोनॉमिकल सोशल काउंसिल ये काम करता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1945 में। कुल मिलाकर इसमें 54 मेंबर जिसमें भारत भी शामिल है। इसके हेडक्वार्टर 2 जगह पर हैं। कहाँ कहाँ पर? एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में और दूसरा जिनेवा में। जो तीसरा है वह भी बिल्कुल सही है। भारत को 2022 से लेके 2024 की अवधि के लिए निर्वाचित किया गया है। किस क्षेत्र से? तो आपका उत्तर होगा एशिया पैसिफिक क्षेत्र से। भारत के अलावा एशिया पैसिफिक क्षेत्र से किन अन्य देशों को चुना गया है? तो आपका उत्तर होगा अफगानिस्तान को, कजाकिस्तान को और ओमान को। तो कुल मिलाकर 4 देशों को चुना गया है। कहाँ से? इंडो पैसिफिक रीजन से भारत, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान को। तो इस हिसाब से आपके तीनों कथन सही हैं। उत्तर होगा आपका डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, देश का पहला क्रिप्टोगैमिक उद्यान गैर बीज वाले पौधे की शुरुआत कहाँ की गई है? ये कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक पार्क स्थापित किया गया है उत्तराखंड में। क्रिप्टोगैमिक पौधे कौन से होते हैं? जिनमें बीज नहीं लगते, वो बीज के माध्यम से नहीं फैलते। इनमें शैवाल, काई, फर्न, कबत, लाइकेन आदि शामिल होते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। 9000 फीट की ऊंचाई पर इसे स्थापित किया गया है। 3 एकड़ में ये फैला हुआ है। लगभग 76 प्रजातियां हैं शैवाल की, काई की, फर्न की, कबक और लाइकेन की। तो आपका उत्तर इस प्रश्न का क्या है? उत्तराखंड। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल सैंड कैसल बनाया गया है? इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पर बनाया गया है? तो आपका उत्तर होगा डेनमार्क में, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 21.16 मीटर, 69.4 फीट। अगर आप इसे फीट में नोट करना चाहें तो आपका उत्तर होगा 69.4 फीट और मीटर में 21.16 मीटर। कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों को मिलाकर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई हैं? तो इनका नाम है मिताली राज। इंपॉर्टेंट है, आप इनका नाम याद रखेंगे, ठीक है। इसके साथ नोट कर सकते हैं जो झूलन गोस्वामी है वे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। तो अलग से करंट अफेयर में इसको नहीं क्वेश्चन नहीं बनाया गया, बल्कि ऐसे ही आपको बता दे रहे हैं। झूलन गोस्वामी सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा फ्रेट स्मार्ट सिटीज़ की स्थापना किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा की गई है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प डी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। इसका सीधा सा उद्देश्य है लॉजिस्टिक को बढ़ावा देना, कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, ठीक है। किस प्रकार से रात में ट्रक चलें और ज़्यादा से ज़्यादा लॉजिस्टिक को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया जा सके, इसीलिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है, ठीक है। यानी इसका उद्देश्य क्या है? लॉजिस्टिक में सुधार करना, माल ढुलाई की गतिविधियों को बेहतर बनाना, लागत को कम करना। तो आपका क्या उत्तर होगा? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने स्टार्ट किया है कौन सा प्रोग्राम? फ्रेट स्मार्ट सिटीज प्रोग्राम, ठीक है। आगे बात करते हैं, हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है? तो ये इंपॉर्टेंट है, किसने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता है? तो आपका उत्तर होगा मैक्स वर्स्टापेन, ठीक है। मैक्स वर्स्टापेन विजेता रहे ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स के। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में 2021 लैंड फॉर लाइफ अवार्ड किस अवधारणा के लिए जीता गया है? तो ये अवार्ड किस अवधारणा के लिए जीता गया है? आपका उत्तर होगा फैमिलियन फॉरेस्ट्री के द्वारा। राजस्थान में ये अवधारणा प्रचलित है। इसके अंतर्गत एक परिवार के द्वारा एक पेड़ लगाया जाता है और उसे फैमिली का मेंबर मान लिया जाता है, यानी फॉरेस्ट ही आपकी फैमिली है, ठीक है। फैमिलियन फॉरेस्ट्री इसी अवधारणा के लिए लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस अवधारणा को किसने बनाया है? तो यह है भारत के प्रोफेसर, नाम नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है, श्याम सुंदर जाड़ी, ठीक है। इन्हीं ने विकसित किया है पारिवारिक वानिकी फैमिलियन फॉरेस्ट्री अवधारणा को।
नाम नोट करिए, श्याम सुंदर जाड़ी इनका नाम है। अगला प्रश्न है, एक दिन में 2.23 लाख कोरोना टीका लगाने वाला देश का पहला जिला कौन बन गया है? तो इसको ऑलरेडी हम पीछे पढ़ चुके हैं, आपका उत्तर होगा इंदौर। ठीक है, एक दिन में लगभग 2.25 लाख टीके लगाए गए और देश का ऐसा पहला जिला है ये जहां पर एक दिन में इतनी अधिक वैक्सीनेशन किए गए। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जान है तो जहान है कोविड टीकाकरण जागरूकता अभियान शुरू करने जा रहा है या किसने शुरू किया? ऑलरेडी ये प्रोग्राम शुरू हो चुका है, तो आपका उत्तर होगा अल्पसंख्यक मामले का मंत्रालय। इसने शुरू किया है टीकाकरण अभियान, जिसके अंतर्गत ये सुनिश्चित किया जाएगा कि टीकाकरण के खिलाफ जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, खासकर गांव क्षेत्र में, दूर दराज के इलाकों में, वहां पर इन अफवाहों को रोका जाए, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाई जाए कि ये जो वैक्सीनेशन है कोविड-19 के लिए, ये उनके भले के लिए, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और प्रत्येक टीके लगवाने के बाद जो थोड़ा बहुत बुखार आता है वो बहुत सामान्य सी बात है। तो मंत्रालय ज़रूर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जान है तो जहान है। कोविड वैक्सीनेशन से संबंधित है, एग्जाम में पूछा जाएगा किससे संबंधित है तो बता देंगे। साथ में याद रखेंगे अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय ने इसे शुरू किया है। नेक्स्ट है आपका, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगता खेल केंद्र स्थापित किए जाएंगे? बहुत इंपॉर्टेंट, ये कौन स्थापित करेगा? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। कोशिश की जाएगी कि प्रत्येक जिले में दिव्यांगता खेल केंद्र खोले जाएं और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो ज़्यादातर लोग इसको टिक करेंगे खेल और युवा मंत्रालय, जबकि इसका उत्तर क्या है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, तो आपको तो ये क्लियर हो गया। अब आप एक काम करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो की पहुंच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सुनिश्चित हो और मेरे द्वारा जो थोड़ा सा प्रयास किया जा रहा है आपकी सक्सेस में, मुझे भी थोड़ी खुशी मिले, वीडियो के व्यूज़ बढ़े। अगला प्रश्न देखते हैं, WWF इंडिया ने हाल ही में किसे फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज़ के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया है? तो ये है उपासना कामनेनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, अस्पतालों और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना करने के उद्देश्य से ये अपोलो हॉस्पिटल की निदेशक हैं, डायरेक्टर है, जिन्हें क्या चुना गया है? फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज़ के एम्बेसडर के रूप में उपासना कामनेनी इनका नाम है। किसने चुना है? WWF इंडिया ने। पूरे भारत में खासतौर पर सिर्फ दिव्यांगों के लिए अपनी तरह का पहला स्टेडियम कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो इसे स्थापित किया जा रहा है लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में शकुंतला मिश्रा दिव्यांग पुनर्वास विश्वविद्यालय में अपनी तरह का स्टेडियम बनाया जा रहा है, जो किनके लिए है? केवल दिव्यांगों के लिए। कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो आपका उत्तर होगा शकुंतला मिश्रा दिव्यांग पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में। नेक्स्ट है, द स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किताब इंपॉर्टेंट है, इसे किसने लिखा? अशोक चक्रवर्ती में। आप जानते हैं ये कौन है? एक अर्थशास्त्री हैं और वर्तमान में ये हरारे में स्थित, जो हरारे जानते हैं जिम्बाब्वे की राजधानी है, हरारे में स्थित जिम्बाब्वे सरकार के वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार भी ये भारत से नियुक्त हैं और इन्हीं के द्वारा किताब लिखी गई है द स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी। तो ये किताब इंपॉर्टेंट है, अशोक चक्रवर्ती का नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, वार्षिक बिजली रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 के दौरान किस भारतीय राज्य के शासित प्रदेश में बिजली गिरने से सबसे अधिक मौतें हुई हैं? तो ये है बिहार राज्य और ये रिपोर्ट जारी की गई है किसके द्वारा? ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। इस रिपोर्ट में बताया गया कि बिहार में सबसे ज़्यादा बिजली गिरने के कारण मौत हुई है। रिपोर्ट है आपकी वार्षिक बिजली रिपोर्ट 2020-21। थोड़ा सा स्पीड में कराते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। नेक्स्ट है, UNDP इक्वेटर प्राइज 2021 किसने जीता है? तो इसको आप लगाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये है आपकी स्नेक कुंज ट्रस्ट और अधिमलाई पझम गुडनियर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो ये दोनों नाम आप याद रखेंगे। उत्तर आपका यहाँ पर सी होगा। हो सकता है एग्जाम में एक ही विकल्प आपको दिया जाए, इसलिए दोनों नाम आपको याद रखने हैं। एक तो आपका है अधिमलाई कंपनी लिमिटेड और दूसरा है आपका स्नेक कुंज ट्रस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, द इंडिया स्टोरी शीर्षक से नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? आपका उत्तर होगा बिमल जलान के द्वारा। द इंडिया स्टोरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आप याद रखेंगे। सभी इंपॉर्टेंट किताबों को कवर किया गया है। अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा जिसमें 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स आपको बताई जाएंगी और उनमें से हर एग्जाम में आपको कोई ना कोई किताब देखने को मिलेगी अगर उस एग्जाम में बुक पूछी गई होगी तो। ठीक है, इसके साथ याद रखेंगे इन्हें
भारत से ही नहीं पूरे विश्व से चुना गया है और 10 विजेताओं में से ये 2 विजेता भारत से ही हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखना, ठीक है। ये ऐसे इंस्टीट्यूट है, ऐसे संस्थान है जो कि पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता के क्षेत्र में काम करते हैं। बात कर रहे हैं हम इक्वेटर प्राइज़ की, और उन्हीं को दिया जाता है जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, पर्यावरण संरक्षण या जैव विविधता के क्षेत्र में। फिलहाल अगला प्रश्न देखते हैं। पीएम मोदी द्वारा किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो ये लगाएंगे आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका उत्तर होगा बनारस। बनारस में बनाया गया है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। जो भी अब अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग्स होंगी वो कहाँ पर की जाएंगी? इसी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में, जिसे कहाँ पर बनाया गया है? बनारस में बनाया गया। उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है, देश के पहले म्यूजियम ऑफ महाशक्तिपीठ बनाने की प्रक्रिया कहाँ पर आरंभ की गई है? तो आपका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी में इसको बनकर तैयार कराया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है, ये बनकर तैयार है। इसको अब इसकी जो बनाने की प्रक्रिया है उस पर काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो आप इसको याद रखेंगे, कहाँ पर बनाया गया है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पर? विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी में। नेक्स्ट है आपका, भारतीय विरासत संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज को किस शहर में स्थापित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे, किस शहर में स्थापित किया जाएगा। आपके विकल्प हैं नोएडा, प्रयागराज, बनारसी या लखनऊ, ठीक है। तो आपका उत्तर होगा नोएडा, ठीक है। नोएडा में देश का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज बनेगा। यह विश्व स्तरीय शैक्षणिक केंद्र होगा। यहाँ पर पढ़ाई लिखाई के साथ शोध और भारतीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए भी काम किया जाएगा। तो देश का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज कहाँ पर बनाया जा रहा है, कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के नोएडा में। अगला प्रश्न है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOCL देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र को किस जगह लगाएगा? तो इसको ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। आपका उत्तर होगा कहाँ पर? मथुरा में। अगला प्रश्न है, खाड़ी देश में भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन संकल्प। इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। खाड़ी देशों में भारत के जहाज जो नेविगेशन के लिए, जो पेट्रोलिंग के लिए तैनात रहते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए एक ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था, ठीक है, भारतीय नौसेना के द्वारा, जिसका नाम है ऑपरेशन संकल्प। कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अफगानिस्तान में जब तालिबानों ने कब्जा कर लिया तो भारत के नागरिकों को वहां से बाहर निकालने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, उस ऑपरेशन का नाम याद रखना। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत के 3D मुद्रित स्टील पैदल पुल का अनावरण किया गया है? तो आपको बताना है कहाँ पर पैदल पुल का निर्माण किया गया है। तो आपका उत्तर होगा एम्स्टर्डम में, ठीक है। ये 3D मुद्रित का यानी प्रिंटेड, ठीक है, 3D प्रिंटेड स्टील पैदल पुल है जिसका निर्माण किया गया है एम्स्टर्डम में, नीदरलैंड की कैपिटल है ये। अगला प्रश्न है, ग्लोबल टेक सपोर्ट स्कैम रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 2021 में टेक सपोर्ट स्कैम के शिकार उपभोक्ताओं को भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो ये रखा गया है, हमें पहले स्थान पर रखा गया है। किस क्षेत्र में? कि हम सबसे ज़्यादा जो टेक सपोर्ट स्कैम होता है उसके शिकार होते हैं। रिपोर्ट कौन सी है? ग्लोबल टेक सपोर्ट स्कैम रिसर्च रिपोर्ट, जिसमें बताया गया कि भारत के उपभोक्ता सबसे ज़्यादा स्कैम के शिकार होते हैं और इस रैंकिंग में हमारा पहला स्थान है। नेक्स्ट है, विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2021 की थीम क्या है? इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये हर साल मनाया जाता है। कब से कब तक, इसको कब मनाया जाता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। इसे मनाया जाता है अप्रैल के अंतिम सप्ताह में, यानी अप्रैल महीने के अंतिम सप्ताह में वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मनाया जाता है। 2021 की थीम क्या है? आपका उत्तर होगा वैक्सीन ब्रिंग्स अस क्लोजर। इसको नोट कर ली, एग्जाम में ये पूछा जाएगा। वैक्सीन ब्रिंग्स अस क्लोजर, ये विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 2021 की थीम है जिसका आयोजन अप्रैल के अंतिम सप्ताह में किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? वैक्सीनेशन के उपयोग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है आपका, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इनका नाम है नंगगोम बाला देवी,
जिन्हें क्या बनाया गया है, फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021 के रूप में नामित किया गया है। किसके द्वारा, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा। ये महिला हैं। अगर पुरुष पूछा जाए, पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 कौन है, किन्हें नामित किया गया है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा, तो आपका उत्तर होगा संदेश झिंगन। नोट कर लीजिए, संदेश झिंगन आपका उत्तर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्व महान खिलाड़ी नंदू नाटेकर का 88 साल की उम्र में निधन हो गया। वे किस खेल से जुड़े हुए थे? तो किस खेल से जुड़े हुए थे नंदू नाटेकर? तो आपका उत्तर होगा बैडमिंटन से। ठीक है। ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल तक ये पहुंचे थे। इसके अलावा इन्होंने 6 बार नेशनल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। साल 1961 में 1961 में उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था और अर्जुन अवार्ड पाने वाले ये पहले बैडमिंटन खिलाड़ी भी हैं। इसीलिए नंदू नाटेकर का नाम आपको याद रखना इम्पॉर्टेंट है। बैडमिंटन से ये जुड़े हुए थे। क्लियर। और 1961 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यूनेस्को ने भारत में स्थित हड़प्पा कालीन के किस स्थल को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो किसे शामिल किया गया है हाल में? तो आपका उत्तर होगा धौलावीरा को। ठीक है। लोथल नहीं है। विकल्प एग्जाम में इसी प्रकार के विकल्प आपको मिलेंगे, तो आपका उत्तर होगा केवल किसे शामिल किया गया है, धौलावीरा को। अब बात करें, गुजरात में कुल मिलाकर अब चार विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं। कौन कौन से? तो अभी तो हमने पढ़ा धौलावीरा। दूसरा है आपका पावागढ़ के निकट चंपानेर। ठीक है। चंपानेर को शामिल किया गया है। साथ में पाटन में जो रानी की वाव है उसे शामिल किया गया है और अहमदाबाद को शामिल किया गया है। ठीक है। तो चारों स्थल आप याद रखेंगे। ठीक है। कौन कौन सी है? एक तो है आपका पावागढ़ के निकट चंपानेर, फिर है आपकी पाटन में रानी की वाव और फिर ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद, फिर चौथा आपका जो नया आ गया वो आ गया धौलावीरा। ठीक है। और यहाँ पे एक जीएस का प्रश्न भी तैयार हो गया, रानी की वाव कहाँ पर स्थित है? तो आपका उत्तर होगा गुजरात में। आज़ाद की सौर गाथा प्रदर्शनी जिसे हाल ही में जिसका उद्घाटन किया गया, ठीक है, दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया था, यह किस स्वतंत्रता सेनानी के जीवन पर आधारित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इस किसके जीवन पर आधारित है? तो आपका उत्तर होगा चंद्रशेखर आज़ाद। उपयुक्त सभी इसका उत्तर नहीं है, केवल क्या है, चंद्रशेखर आज़ाद है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में किया गया। ठीक है। यह हमारे देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के जश्न मनाने के लिए जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसी का ये हिस्सा है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा शहर 24 घंटे के आधार पर सीधे नल से उच्च गुणवत्ता युक्त पानी देने वाला देश का पहला शहर बन गया? तो ये है उड़ीसा का पुरी। ठीक है। यहाँ पर आपको 24 आवर किसी भी आप सरकारी नल से फिल्टर्ड पानी भर सकते हैं। ठीक। तो यहाँ पे जो भी सरकार के द्वारा नल लगाए गए हैं उन सब में आरओ वाटर आपको मिलेगा, उच्च गुणवत्ता युक्त है, पेयजल है। ठीक है। कौन सा शहर है? पुरी, उड़ीसा का। तो इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। ऐसा करने वाला यह देश का पहला शहर है। कोविड-19 रोगियों के लिए भारत की पहली स्वदेशी शारीरिक मापदंडों की निगरानी प्रणाली का नाम क्या है? एग्जाम में पूछा जाएगा। आपका उत्तर होगा कोविड वीप। ठीक है। कोविड-19 रोगियों के लिए भारत की पहली स्वदेशी वायरलेस शारीरिक मापदंड स्टैंडर्ड्स की निगरानी प्रणाली है। ठीक है। जिसे ESIC मेडिकल कॉलेज हैदराबाद के द्वारा तैयार किया गया है। किसके द्वारा तैयार किया गया? ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें ESIC और जो दूसरा हैदराबाद का कॉलेज है इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL, उसने मदद की है। साथ में परमाणु ऊर्जा विभाग ने भी मदद की है। तो बस याद रखेंगे आप कि कोविड वीप जो है वो किससे संबंधित है? कोविड-19 रोगियों की निगरानी के लिए। उनकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, ठीक है, उन्हें सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं है, ऑक्सीजन का लेवल कितना है, ये सब मापा जाएगा कोविड वीप के माध्यम से। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए किस प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? तो आपका उत्तर होगा, किस प्रोग्राम का शुरू किया है? तो आपका उत्तर होगा विद्या प्रवेश प्रोग्राम। ठीक है, और इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिक कर ली। हालांकि जितने भी क्वेश्चन इसमें हमने पढ़े हैं सभी एक से बढ़कर एक इम्पॉर्टेंट है, और जिनमें हम बोल देते हैं इम्पॉर्टेंट वो समझ लीजिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत देश भर में कितने नए एम्स खोले जाने की मंजूरी हाल ही में प्रदान की गई है? तो कुल मिलाकर 22 नए एम्स बनाए जाएंगे। ठीक है, किस योजना के अंतर्गत ये घोषणा की गई है? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत। इस योजना को कब लॉन्च किया गया था? तो 2003 में इस योजना की, जिसका नाम है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, इसकी घोषणा की गई थी। इस योजना के अंतर्गत
तृतीयक टर्सरी स्वास्थ्य सेवा अस्पतालों की उपलब्धता से जुड़े असंतुलन को दूर करने का इसमें प्रयास किया गया था और इसी के अंतर्गत 22 नए एम्स अब देश भर में खोले जाएंगे। नेक्स्ट है आपका हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीत लिया है? तो ये हैं आपके एस्टेबन ओकान, जिन्होंने जीत लिया है किसको? हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 को। इन्होंने सेबेस्टियन वेटल को हराया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम नया नाम है, इसलिए इनका नाम याद रखेंगे। एस्टेबन ओकान ने जीती है हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 को। उड़ान योजना के तहत भारत सरकार द्वारा कितने नए हवाई यातायात मार्गों को बनाने की मंजूरी प्रदान की गई है? तो आपका उत्तर होगा कुल कितने नए हवाई यातायात मार्ग बनाए जाएंगे? तो 780। ठीक है, किस योजना के अंतर्गत? उड़ान योजना के अंतर्गत। आप जानते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। इसे कब लॉन्च किया गया था? वर्ष 2017 में। एग्जाम में इसी प्रकार से पूछा जाएगा। ठीक है, और इस योजना के अंतर्गत 780 नए हवाई यातायात मार्ग तो बनाए जाएंगे, इसके साथ 59 नए हवाई अड्डे भी स्थापित किए जाएंगे देश भर के विभिन्न हिस्सों में। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया है। वह कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? इंदौर में। किसने इसका उद्घाटन किया? तो आपका उत्तर होगा भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। लंबाई कितनी है इस हाई स्पीड ट्रैक की, HST की? तो आपका उत्तर होगा 11.3 किलोमीटर। इस जो ये आपका हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक है, यहाँ पर जो ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं वे अपनी व्हीकल की कितनी उनकी स्पीड है, कैसा एवरेज है, ठीक है, किस प्रकार से वो परफॉर्म कर रही हैं, उसी के चेक करने के लिए, निगरानी करने के लिए इस हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक को बनाया गया है, जिसकी लंबाई 11.3 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, डोप टेस्ट में फेल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई? तो इनका नाम है अंशुला राव। ठीक है, 4 साल का इन पर प्रतिबंध लगाया गया है और ये मध्य प्रदेश की हैं और पहली भारतीय महिला हैं जो डोप टेस्ट में फेल हुई हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा, ये 100% इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, कितने साल का प्रतिबंध लगा है? 4 साल का। बात करें नाडा की, तो आप जानते हैं इसकी स्थापना 2005 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने किस देश की नदी घाटी के लिए ग्लेशियर लेक एटलस का विमोचन किया है? तो आपका उत्तर होगा गंगा नदी के लिए। ठीक है, गंगा नदी के लिए ग्लेशियर लेक एटलस का विमोचन किया गया है। गंगा नदी में जो मौजूद हिमनद है, उन हिमनद झीलों का इसमें स्टडी किया जाएगा। ठीक है, और उसी पर ये आधारित है, ये जो आपका ग्लेशियर लेक एटलस है। कौन सी देश की क्रिकेट टीम भारत को पीछे छोड़कर सबसे ज़्यादा वनडे मैच हारने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है? तो ये है श्रीलंका की टीम, जिसने कुल मिलाकर 428 वनडे मैच हारे हैं और ये दुनिया की सबसे अधिक वनडे मैच हारने वाली टीम बन गई है। दूसरे नंबर पर भारत की टीम आती है, जिसने सबसे ज़्यादा वनडे मैचेस को हारा है। देखिए, जिसने सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेले हैं वही सबसे ज़्यादा हारा भी होगा। तो आपका पहले नंबर पर हो गया श्रीलंका, दूसरे नंबर पर हो गया भारत। क्लियर हो गया? भारत का सबसे पुराना चलने वाला समाचार पत्र ने हाल ही में अपने प्रकाशन के 200 वर्ष में प्रवेश किया, यानी 2020 में उसका 200वां वर्ष है, उसमें प्रवेश किया। ठीक है, 2021 सॉरी। इसका नाम आपको बताना, उसका नाम है मुंबई समाचार। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1822 में इसे शुरू किया गया था। किसके द्वारा? एक फारसी विद्वान थे, नाम नोट करिए, फरदून जी मुराजबान। क्या नाम था? फरदून जी मुराजबान उनका नाम था, जिनके द्वारा मुंबई समाचार की शुरुआत की गई थी 1882 में। ठीक है, और 2021 में इसने 200वें वर्ष में प्रवेश किया है। अगले साल 2022 में इसके प्रकाशन के 200 वर्ष पूरे हो जाएंगे और इसीलिए ये साल भी इम्पॉर्टेंट है और अगले साल भी उतना ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो इसको आप स्टार बनाकर टिक कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका, द अर्थ स्पिनिस्टर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये किताब लिखी गई है अनुराधा रॉय के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सुधा मूर्ति की भी एक किताब अभी चर्चा में थी, अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। नेक्स्ट है, देश में एकल उपयोग प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की घोषणा कब से की गई है? तो देश में जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसमें कंप्लीट बैन लग जाएगा, पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा 1 जुलाई 2022 से। अभी हमने इसको ऊपर भी पढ़ा था, जहां पर हमने जोड़े मिलाने वाला सवाल पढ़ा था, वहां पर हमने इसको पढ़ा था कि 1 जुलाई 2022 से जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वह पूरी तरीके से भारत में प्रतिबंधित हो जाएगा। इसके साथ कुछ और डेट नोट करिए जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है।
30 सितंबर 2021 से 50 माइक्रोन से बढ़ाकर जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसकी मोटाई कितनी कर दी जाएगी, 75 माइक्रोन कर दी जाएगी, ताकि आप उसको बार बार प्रयोग कर सकें। ठीक है, उसके बाद 31 दिसंबर से इस मोटाई को बढ़ाकर किया जाएगा 75 माइक्रोन से बढ़ाकर कितना किया जाएगा, 120 माइक्रोन। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि जो प्लास्टिक की मोटाई है उसको बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है, वो बहुत पतला होता है, बहुत कम माइक्रोन का होता है, 50 माइक्रोन से लगभग कम ही का होता है, और जिसके कारण से हम एक बार प्रयोग करते हैं और फेंक देते हैं, क्योंकि वो दोबारा प्रयोग करने के लायक नहीं होता। लेकिन अगर उसी प्लास्टिक की हम मोटाई को बढ़ा दें, उसे 50 माइक्रोन से 75 माइक्रोन, 75 से 120 माइक्रोन कर दें, तो वो मजबूत रहेगा, उसका बार बार हम प्रयोग करेंगे, उसे हम ऐसे ही बाहर खुले में नहीं फेंक देंगे। ठीक है, इसलिए सुनिश्चित किया गया है 30 सितंबर 2021 से 50 माइक्रोन से बढ़ाकर मोटाई की जाएगी 75 माइक्रोन, और 31 दिसंबर 2021 से इसकी जो मोटाई है वो बढ़ाकर कितनी की जाएगी, 120 माइक्रोन। क्लियर है, याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमें सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उसे 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित तो करना ही है। अगला है आपका, पुलवामा हमले की जांच को उसके अंजाम तक पहुंचाने वाले INA के किस अधिकारी को गृह मंत्रालय ने उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया है। इंपॉर्टेंट है ये, आप इसे याद रखेंगे। इनका नाम क्या है, इनका नाम है SSP राकेश भलवाल। ठीक है, इन्होंने पुलवामा जांच को किया और उसको अंजाम तक पहुंचाया, इसीलिए गृह मंत्रालय के द्वारा इनको सम्मानित किया गया। किस अवार्ड से, उत्कृष्टता पुरस्कार से। इसके साथ ही नाम याद रखेंगे। ठीक है, जम्मू कश्मीर में फर्जी गन घोटाला हुआ था, जिसे रोशनी घोटाला बोलते हैं। ठीक है, गन लाइसेंसिंग का घोटाला था, इसके लिए भी सम्मानित किया गया है, जिसको उजागर किया गया किसके द्वारा, CBI के DSP हैं सामदत्त शर्मा के द्वारा। तो इन्हें भी उत्कृष्टता पुरस्कार सम्मानित किया गया है, किसके द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा। जो तीसरी हैं आपकी नीलता एंगमो, इन्हें भी सम्मानित किया गया। इन्होंने जम्मू कश्मीर में जो नशाखोरी होती थी, ठीक है, उन मामलों से संबंधित जो डेटा था उसको जुटाया और ऐसे रैकेट को पकड़ा जो कि नशाखोरी के लिए काम करता है, इसीलिए इनको भी सम्मानित किया गया है। ये भी DSP हैं, नीलता एंगबो, इन्हें भी सम्मानित किया गया गृह मंत्रालय के द्वारा उत्कृष्टता पुरस्कार थे। तो सबके क्षेत्रों को आप याद रखेंगे और इस प्रश्न का उत्तर केवल क्या है, SSP राकेश भलवाल है। हालांकि उत्कृष्टता पुरस्कार से इन दोनों को भी सम्मानित किया गया, लेकिन इनके क्षेत्र अलग अलग हैं। अगला प्रश्न है, युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो पहले बात करते हैं युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो इसका आयोजन किया गया था पोलैंड में। ठीक है, और भारत ने कुल मिलाकर 15 पदक जीते हैं। भारत पहले स्थान पर रहा। ठीक है, 15 पदक में 8 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं। ठीक है, 2 सिल्वर हैं और 5 हैं आपके ब्रॉन्ज। क्लियर हो गया। ठीक है, पहले स्थान पर कौन है, भारत है पदक तालिका में। दूसरे स्थान पर फ्रांस है जिसने 6 पदक ही जीते हैं। भारत ने 15 पदक जीते हैं विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में, जिसका आयोजन पोलैंड में किया गया। किसने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रिफर्बिश्ड जीन बैंक का उद्घाटन किया। तो आपका उत्तर होगा नरेंद्र सिंह तोमर ने। नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान में कौन से मंत्री हैं, ये मंत्री हैं एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर हैं। ठीक है, नाम याद रखेंगे। इन्होंने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रिफर्बिश्ड जीन बैंक का उद्घाटन किया है। कहाँ पर, पूसा, नई दिल्ली में। ठीक है, किसमें, नोट करेंगे, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च पूसा में। ठीक है, किसके द्वारा, नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। अगर ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिफर्बिश्ड जीन बैंक है तो पहला कहाँ पर है, तो पहला है आपका उत्तर होगा जापान में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पढ़ें। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, SBI ने किस झील में एक हाउस बोट पर तैरता हुआ ATM खोला है। तो कहाँ पर खोला गया है, डल झील में पहला फ्लोटिंग ATM खोला गया है SBI के द्वारा और दिनेश खारा के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, हेड हैं वर्तमान में, आप जानते हैं, दिनेश खारा। अगला प्रश्न देखते हैं, रोबो बैंक 2021 ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट में अमूल को किस स्थान पर रखा गया है। एग्जाम में ये पूछा जाएगा। अमूल को रखा गया 18वें स्थान पर। ठीक है, और भारत दूध का सबसे बड़ा, आप जानते हैं, प्रोड्यूसर है। उसके बाद भी भारत की जो अन्य डेयरी कंपनियां हैं उन्हें टॉप 20 में रैंकिंग नहीं मिलती है। हमेशा से केवल अमूल ही रैंक बनाने में सक्षम रहता है और 2021 की इस रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है, 18वां है। नेक्स्ट है आपका, टोक्यो पैरालंपिक में भारत के नए ध्वजवाहक कौन बने। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको इसलिए कवर किया गया क्योंकि ज़्यादातर लोगों को अभी तक कन्फ्यूज़न है कि मरियप्पन थांगवैल्यू ध्वजवाहक है, लेकिन ये नहीं है, ये बदल गए थे। नए कौन बने हैं,
नए बने हैं आपके टेकचंद, ठीक है, इनका नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। ये भाला फेंक के एथलीट हैं टेकचंद, जो कि नए ध्वजवाहक बने टोक्यो पैरालंपिक के। आप जानते हैं सोल में टोक्यो पैरालंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पर किया गया, टोक्यो में किया गया। और पहले इसके जो ध्वजवाहक फ्लैग बेरर चुने गए थे मरिप्पन थांगवैलू को चुना गया था, लेकिन टोक्यो उड़ान के दौरान कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ जाने के कारण मरिप्पन थांगवैलू को ध्वजवाहक नहीं बनाया गया। इनकी जगह पर लास्ट मोमेंट पर बदलकर बनाया गया भाला फेंक के जेवलिन थ्रो के एथलीट टेकचंद को ध्वजवाहक, ठीक है, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो 16वां अगर पैरालंपिक खेल है जिसे टोक्यो में आयोजित किया गया, तो पहला कब और कहाँ आयोजित किया गया था, तो पहला 1960 में आयोजित किया गया था। कहाँ पर, रोम में, ठीक है, इटली में। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ज़्यादातर स्टूडेंट इसको गलत करके आएंगे क्योंकि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं मरिप्पन थांगवैलू है। नेक्स्ट है आपका एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है KJ अल्फोंस के द्वारा। ये पूर्व मंत्री रह चुके हैं मोदी गवर्नमेंट में, ठीक है, और मोदी की तारीफ पर इन्होंने किताब लिखी है एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, तो इनका नाम याद रखिएगा KJ अल्फोंस। नेक्स्ट है किस राज्य के द्वारा डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी की शुरुआत की जाएगी, तो किसके द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी, तो ये गुजरात में इसका आयोजन होगा। कहाँ पर, 2022 में डिफेंस एक्सपो 2022 की हम बात कर रहे हैं। चर्चा में क्यों है वर्तमान में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में केवड़िया में इस आयोजन के लिए रक्षा मंत्रालय और गुजरात सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया, इसी कारण चर्चा में है, ठीक है। और ये 2 वर्ष में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया जाता है। 2020 का जो आयोजन था वो लखनऊ में किया गया था, वह 11वां डिफेंस एक्सपो था। ये कौन से नंबर का है, ये 12वां है। 10वां डिफेंस एक्सपो कहाँ पर किया गया था, तो आपका उत्तर होगा 2018 में चेन्नई में, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है आपका हाल ही में भूमिगत खदान में काम करने वाली देश की पहली खनन इंजीनियर कौन बनी है, फर्स्ट विमेन माइनिंग इंजीनियर आपसे पूछा गया, तो आपका उत्तर होगा आकांक्षा कुमारी। लगाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, भूमिगत खदान में काम कर, जमीन से नीचे काम करेंगी, ठीक है, और इस प्रकार की ये पहली महिला खनन इंजीनियर बनी है जो झारखंड से हैं, आकांक्षा कुमारी इनका नाम है। नेक्स्ट है आपकी यहाँ पर ये रिक्श लिखा उसको काट दीजिए, ठीक है, इनका नाम होगा शिवानी मीना। ये देश की पहली उत्खनन इंजीनियर बनी। उत्खनन कहाँ पर होता है, अर्थ क्रस्ट पर होता है, भू परपटी पे होता है। तो भू परपटी पर माइनिंग कम करने के मामले में जो इंजीनियर बनी है, ठीक है, एक्सकावेशन इंजीनियर बनी है, उनका नाम है शिवानी मीना। ये राजस्थान की है, ये भी देश की पहली, और अभी 3-4 दिन के अंतर में ही ये दोनों बनी हैं, इसलिए दोनों के नाम याद रखनी है। माइनिंग इंजीनियर आकांक्षा कुमारी है और खनन इंजीनियर शिवानी मीना है, ठीक है, एक्सकावेशन इंजीनियर है और ये माइनिंग इंजीनियर है। क्लियर हो गया, ठीक है, ये अर्थ क्रस्ट पर खनन करेंगी और ये भूमिगत खदान में। नेक्स्ट है आपका कछुआ संरक्षण के लिए भारत के किस जीव विज्ञानी को द बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम है डॉक्टर शैलेंद्र सिंह, जिन्हें कछुआ संरक्षण के लिए द बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड सम्मानित किया जाता है। कछुआ संरक्षण का इसे नोबेल प्राइज कहा जाता है, तो बेहद इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। इन्होंने कई ऐसी कछुए की प्रजातियों को इन्होंने एक्सटेंट से उसको नियरली वर्नरेबल की श्रेणी में ले आए हैं, ठीक है, यानी उनकी संख्या को इजाफा करने में इन्होंने सफलता प्राप्त की, इसीलिए इन्हें सम्मानित किया गया द बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड से। ये भारतीय हैं, इसीलिए आप इनका नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका किसी कचरे से जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन किस IIT में किया गया, तो IIT हैदराबाद ने ही ये बनाई है। किसी कचरे से कौन सी ईंटें बनाई है, बायो ब्रिक्स बनाए हैं, और इन बायो ब्रिक्स से बनाई है एक कमरे का मकान इन्होंने बनाया है, ठीक है, इमारत लिखा हुआ है, एक कमरे का मकान इन्होंने बनाया है और ये बायो ब्रिक्स से बना है, जो कि किससे बनी है, किसी कचरे से बनी है। किसने बनाया, IIT हैदराबाद ने बनाया, अपने ही परिसर में बनाया और खुद ने ही इसका उद्घाटन किया है, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में बनाया जाएगा। डुगोंग यानी यहाँ पर बात की जा रही है सी काऊ की, तो इसका कहाँ पर इसको स्थापित किया जाएगा, तो आपका उत्तर होगा तमिलनाडु में। इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा इंजन में खराबी के कारण किस उपग्रह का प्रक्षेपण नाकाम हो गया, ठीक है, किसका लॉन्च जो है वो फेल हो गया था, ये यहाँ पर पूछा गया है, तो आपका उत्तर होगा EOS-03 उपग्रह।
इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में ये 100% पूछा जाएगा। ठीक है, इसरो ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया था। तो पहले जो 2 चरण थे लॉन्च के वो बिल्कुल ठीक थे। जो थर्ड इसका चरण था, तीसरा चरण था, उसमें अचानक से इंजन में खराबी आ गई, जिसके बाद इसका लॉन्च, इस उपग्रह का लॉन्च, सैटेलाइट का लॉन्च फेल हो गया। ठीक है, तो आपका उत्तर होगा EOS O3 उपग्रह आ सकता है। क्यों चर्चा में था, तो आपका उत्तर होगा फेल हो जाने के कारण, इंजन में खराबी हो जाने के कारण। ठीक है, फिर बात करते हैं FY3E उपग्रह क्या है। ये मौसम निगरानी सैटेलाइट है, किसका है, चाइना का है। मेफ्लावर 400 क्या है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये क्या है, ये एक प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला शिप है जो कि निगरानी करेगा समुद्र में कितना पॉल्यूशन है, ठीक है, क्या स्थिति है, कितना प्लास्टिक पॉल्यूशन है, इसकी निगरानी करेगा मेफ्लावर 400। ठीक है, चालक रहित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला ये शिप है और भारत, अमेरिका, फ्रांस जैसे कई देशों ने इसको बनाने में अपना सहयोग दिया है। तो तीनों आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत देश के पहले वाटर प्लस प्रमाणित शहर के रूप में किसे घोषित किया गया। तो पहला वाटर प्लस शहर बना है देश का इंदौर। लगाइए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया है, वाटर प्लस क्यों कहा गया इनको, ये जो ये शहर है यहाँ पर जो भी आपका सीवरेज वाटर होता है उसे डायरेक्ट नदी नालों में नहीं मिलाया जाता, बल्कि पहले क्या किया जाता है, उसे ट्रीट किया जाता है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं पूरे शहर में, और जहाँ पर सरकार नहीं लगा पाई है वहाँ पर लोगों ने अपनी निजी पैसे से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अपने घरों में लगाए हैं। सीवेज पानी का पहले ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके बाद उसे कहाँ पर मिलाया जाता है, नदियों नालों में मिलाया जाता है। तो इस तरह के वाटर प्लस शहर का सर्टिफिकेट पाने वाला देश का पहला जिला बना है इंदौर, मध्य प्रदेश का। इसके साथ अगर पूछा जाए कौन सा शहर है, कौन सा राज्य है जहाँ पर इंदौर है, तो आपका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस औपचारिक रूप से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ एक समझौते में प्रवेश करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है। यह निजी कंपनी किस राज्य में स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, बात कर रहे हैं हम स्काई रूट स्टार्टअप की। इम्पॉर्टेंट है, ये स्थित है हैदराबाद में। ठीक है, और ये पहली निजी कंपनी बन गई जिसने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के साथ समझौता किया है और उसके साथ मिलकर ये काम करेगी। नाम याद रखेंगे, स्काई रूट एरोस्पेस। प्रश्न ये भी आ सकता है कि कौन सी पहली ऐसी निजी कंपनी है जिसने इसरो के साथ हाल ही में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो आपका उत्तर होगा हैदराबाद स्थित स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस। नेक्स्ट आपका है आप प्रश्न, भारत के किस अनुसंधान संस्थान को अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, तो ये है आपका इक्रिसैट जिसे सम्मानित किया गया है अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से। इसने क्या किया है, इसने प्रोजेक्ट लाया था अफ्रीका में जिसका नाम है ट्रॉपिकल लेग्यूम्स प्रोजेक्ट। ठीक है, और अफ्रीका के लगभग 13 देशों में इसने खाद्य सुरक्षा में काफ़ी सुधार किया है, इसीलिए अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से अंतर्राष्ट्रीय किसको सम्मानित किया गया, इक्रिसैट को, अंतर्राष्ट्रीय फसल शुष्क उष्णकटिबंधीय अनुसंधान संस्थान को। कमेंट बॉक्स में बताएंगे इक्रिसैट कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार PM कुसुम के तहत सोलर पंप लगाने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा, तो ये एग्जाम में पूछा जाएगा। कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा, तो ये हरियाणा। PM कुसुम का फुल फॉर्म आप जानते हैं क्या है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान योजना, फुल फॉर्म याद रखेंगे। साथ ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से PM कुसुम जो आपकी ये योजना है ये इंपॉर्टेंट है। कमेंट बॉक्स में सारी डिटेल्स आप इसकी लिखेंगे, किस मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया, कब लॉन्च किया गया, क्या इसका उद्देश्य था। ठीक है, हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है सोलर पंप वितरित करना इसका उद्देश्य था ताकि किसानों की इनकम में बढ़ोतरी की जा सके। ठीक है, और इस सबसे ज़्यादा सोलर पंप जो वितरित किए हैं वो किसने किए हैं, हरियाणा राज्य ने किए हैं, और इस मामले में इसने देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये किताब इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। अभी तक जितनी किताबें पढ़ी सबसे इंपॉर्टेंट यही है। इसके राइटर हैं सुब्रमण्यम स्वामी, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2021 को 50 शिक्षकों की लिस्ट में किन भारतीयों को जगह दी गई है, तो ये हैं आपके सत्यम मिश्रा और मेघना मुसुनरी, इन दोनों को स्थान मिला है टॉप 50 टीचर्स की लिस्ट में। ठीक है, किस पुरस्कार के लिए, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए। क्लियर।
नेक्स्ट है आपका, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट किस राज्य में किस देश में स्थापित किया गया है। तो कहाँ पर स्थापित किया गया इसे, आइसलैंड में। यानी ये क्या करेगा, कार्बन का एक्सट्रैक्शन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सट्रैक्शन करेगा हवा से, ठीक है। और इस तरह का सबसे बड़ा प्लांट लगाया है आइसलैंड ने। भारत के भी टाटा स्टील ने इस तरह के प्लांट को लगाया है जमशेदपुर में, आप उसे भी याद रख सकते हैं। और शायद ये भारत का पहला CO2 एक्सट्रैक्ट करने वाला प्लांट है जिसे टाटा स्टील के द्वारा लगाया गया है। तो ये आज का सेशन हमने देख लिया। जितने करंट अफेयर्स हमने इस सीरीज़ में पढ़े हैं सभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनको तो आपको पढ़ के जाना ही जाना है। साथ ही आपको बता दें, आप जो डेली करंट अफेयर का वीडियो आता है आप उसे देख लीजिए। कोशिश करिए कि एक दिन में 5-6 वीडियो देख लें, क्योंकि आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर सब कुछ कंप्लीट करना है। और मेरी गारंटी है कि आपके एक भी करंट अफेयर्स गलत नहीं होंगे, लेकिन आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। सफलता यूं ही नहीं आती, आपको मेहनत करनी पड़ती है। आप बेशक हीरा हैं, लेकिन उसके पहले आपको स्वयं को घिसना पड़ेगा, तभी आपकी चमक दुनिया को दिखेगी। समझ आ गया आपको। और रही बात PDF की, तो मेरी आपसे यही सलाह है, 50 रुपये कीमत इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप उसे पे ना कर पाएँ, आप अफोर्ड ना कर पाएँ। इन PDF को ज़रूर प्राप्त करिए। जब एग्ज़ाम का लास्ट मोमेंट होगा तो इन PDFs की आप 2-3 फोटोकॉपी करा लेना, ठीक है। प्रिंट आउट कराना, उसके बाद 2 या 3 इसकी कॉपीज़ करा लेना। उसके बाद बार बार इसको टेस्ट देना। आपको ये लगभग 318 क्वेश्चन है, लगभग 325 क्वेश्चन अगर आपको याद हो जाएंगे तो एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी से मिल जाएंगे, ठीक है। साथ में पुरानी वाली घटना सार आप पढ़ लीजिए। और अगर आपके पास घटना सार नहीं है या आपको आप पढ़ने में बार बार उसको बोरिंग लगता है, तो इसी चैनल पर वीडियो अपलोड किए गए हैं घटना सार के, आप उन्हें भी देख सकते हैं, ठीक है। आर्थिकी के वीडियो भी अपलोड किए गए हैं, एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लिया करिए कौन कौन से वीडियो अपलोड किए गए हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये आज का सेशन है, और प्लीज़ आप इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। अगर वीडियो पे अच्छे व्यूज़ आएंगे तो हमें भी प्रोत्साहन मिलता है, हम इस संबंध में और वीडियो बना सकते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो ओलंपिक्स पे आएगा, जिसमें ओलंपिक और पैरालंपिक दोनों को हम डिस्कस करेंगे। ऑल ओवर टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो पैरालंपिक तो देखेंगे, उसका इतिहास भी देखेंगे, ठीक है। भारत ने कब कितने मेडल जीते, कौन सा मेडल पहला है, और भी जो खिलाड़ी हैं, जो एथलीट्स हैं, उनसे जुड़ी हुई जो उपलब्धियां, उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।